हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देव एजुकेशन पॉइंट पे। तो देखिए 1.2 का हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखते हैं उससे अगला पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। ये हमें जांच करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए जो संख्या आंसर 6, जो संख्या 0 पर, ये हमें पहले लिखना है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती हैं, जो संख्या 0 पे समाप्त होती हैं उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड, आप सबको पता है जो संख्या 0 पे समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 × 5, क्योंकि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। जो 0 पे समाप्त होगी ओनली इसी के रूप में होती है, 2 × 5 के रूप में होते हैं, 2 × 5 के रूप में होते हैं होते हैं हमें प्रश्न में दिया गया है 6 की घात n, ये हमें ज्ञात करना है। तो 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 3 में, 2 × 3 की घात 6, बाकी ये किसी में टूटेगा नहीं। तो देखिए 2 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, ये 6 की घात n में तोड़ दिया, ये घात हमने n लिख दिया, लेकिन हमें गुणनखंड किस में चाहिए, हमें गुणनखंड चाहिए 2 × 5 के रूप में, क्योंकि जब गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होंगे तभी शून्य आएगा, वरना शून्य नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की घात अतः 6 की घात n किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यह हमें पता चल गया है, क्योंकि शून्य पर वही समाप्त होता है जिसमें अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 × 5 के रूप में होते हैं, जबकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 है, तो इसलिए ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, ये हमारा पांचवा हो गया। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों है। यह हमें सिद्ध करना है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए सातवां क्वेश्चन, पहले तो भाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या का भाग जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो पहला है इसमें 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, और इस साइड में हम लिख देते हैं दूसरा 7 6 5 4 3 2 × 1 + 5, ये अंक लास्ट का अंक प्लस का 5 है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं, जब 7 को 11 से गुणा करते हैं तो आपको पता कितना आता है, ये आ गया 77 × 13। ये 13 को हमें इंटू में लिखना है एक बार, + 13, ताकि हम यहाँ से कॉमन ले सके। तो देखिए यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पीछे क्या बच गए, पीछे बच गए 77, और इंटू यहाँ ये 13 बार आ गया तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस के 13, ये प्लस के 13 बार आ गए तो यहाँ पर प्लस का 1 बच गया, क्योंकि यहाँ से 13 बार आ गए, यहाँ से भी 13 बार आ गए, तो यहाँ बच गया प्लस का 1। फिर देखिए 13 × 77 × 1 77, 77 + 1 हो गया 78, तो 13 × 78, 13 × 78 का हम अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं 78 के, ये 13 के तो ओनली फॉर 13 ही होंगे। 78 को हम 2 × 3 × 13 के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 78 के अभाज्य गुणनखंड होगी 2 × 3 × 13, तो होते हम, और फिर ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गई जो हमने ये संख्या ली है। उसके बाद अगले वाले का देखिए 7 × इसके, तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ से मैंने, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पीछे बच गए 7 6 4, 5 हमने कॉमन ले लिया, 3 2 1 प्लस, यहाँ 5 है, 5 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया पीछे 1। ठीक है, और यहाँ से 5 कॉमन लिया हुआ है। उसके बाद में देखिए 7 6 4 3 और 2 को जब गुणा करेंगे तो आएंगे 1008, और प्लस का आगे 1 है, बराबर ये 5 है, 5 × 1008 और 1, ये हो गई 1009।
तो देखिए इसमें अभाज्य गुणन एक से अधिक है, स्वयं का नहीं है, एक से अधिक है। तो अभाज्य संख्या वही होती है जिसमें स्वयं के अलावा एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या का भाग जाए, वो हमेशा भाज्य संख्या होती है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि अतः ये हैं भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये छठा क्वेश्चन पूरा हो गया। यहाँ पे ये हमने सिद्ध कर दिया है कि इसके एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। उसके बाद में देखिए आठवां क्वेश्चन है, सॉरी सातवां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। उनका टाइम भी एक है चलने का और उनकी दिशा भी एक ही है। कितने समय बाद वे पुण्य प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें सीधा करना है ये सातवां क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 12 और 18। सबसे पहले दिया हुआ है सोनिया को 12 मिनट लगते हैं और रवि को सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले आप एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम लेने पर, या लिख सकते हैं गुणनखंड करने पर 18। सबसे पहले 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अब गुणनखंड विधि से 18 गुणनखंड करेंगे तो हो गए 2 इंटू 3 इंटू ये 3, और 12 के हो गए अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये इसके इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड होगी। अब हमें चाहिए एलसीएम, ये मैंने ले लिया एलसीएम किसका, 18 और 12 का, 18 और ये 12 का एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम क्या हो गई, यहाँ देखिए यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन, तो यहाँ मैंने लिख दिया ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इन दो में से ये एक 2 बार आ गया, पीछे एक 2 ये आ गया, एक इन 2 3 में से एक 3 ये आ गया और एक 3 ये आ गया। दोनों में कॉमन है वो एक बार लिया, बाकी जो है वो ले लिया। जब इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो आएंगे 36। तो आएंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट, 36 मिनट बाद ये मिलेंगे आपस में, दोनों एक ही जगह पे। ये हो गया आपका सातवां क्वेश्चन। तो यहाँ पे होती है आपकी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट। ये इसके साथ 2% मैंने करवा दिए हैं। और उसके बाद में देखिए अगला है 1.3, लेसन है 1.3। ये पूरी थ्योरी की है, इसमें कुछ नहीं है, ये थ्योरी करनी है पूरी की पूरी। ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।